Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 8, Witnesses and Examination of Witnesses. Let's quickly go through the synopsis first. In this module, we are going to cover witnesses, that is from section number 118 to 134. After that, examination of witnesses, section 135 to 166. And lastly, improper admission or rejection of evidence, that is section number 167. This is the last module of evidence. So let's get started. Witnesses and examination of witnesses. Now what is witnesses who may testify? Section number 118. What is testimony? Testimony is a statement given by a witness in the court. So that is who can testify. All persons shall be competent to testify. मतलब जनरल रूल क्या है कि हर कोई टेस्टिमोनी दे सकता है कोर्ट में unless there is an exception to it, unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them. मतलब अगर उनको समझ ही नहीं है कि उनके सामने क्या क्वेश्चन रखा गया है तो फिर उनको तो हम कॉम्पिटेंट नहीं मानेंगे, या फिर ऐसे इंसान जो रैशनल आंसर नहीं दे सकते उन क्वेश्चंस का, या मे बी ड्यू टू ओल्ड एज या कोई डिसीज, या मे बी इफ ही और शी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट माना जाता है. बट अगर उस टाइम जब वो टेस्टिमोनी दे रहा है तब ड्यू टू अनसाउंड माइंड वो ठीक से क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है एंड ही इज़ अनेबल टू आंसर, देन ही विल बी इंक्लूडेड इन द एक्सेप्शन. अदरवाइज वो पर्सन को हम कंसीडर करते हैं. आफ्टर दैट डम विटनेसेस, सेक्शन 119. डम विटनेस मतलब क्या? जो बात नहीं कर सकता है. अब ऐसे भी विटनेस होते हैं जो बात नहीं कर सकते, या डेफ जो सुन नहीं सकते. तो अब अगर डम है तो वो साइन लैंग्वेज से बात करेगा, बट दैट टेस्टिमोनी विल बी इन द कोर्ट. और अगर डेफ है तो डेफ मतलब सुन नहीं सकता बट लिख के तो बताया जा सकता ना, इज़ एबल टू रीड, तो उस केस में लिख के बताएंगे. और डम की केस में वो साइन लैंग्वेज से बात करेगा इन द ओपन कोर्ट. सेक्शन नंबर 120. Parties to civil suit and their wives or husbands, husband or wife of person under criminal trial. So this is two different concepts. This is about first is about civil and the other is criminal. Civil proceedings में क्या होता है? जो खुद पार्टी है टू द सूट या उसका हस्बैंड और वाइफ, किसका? जो पार्टी है उसका, they can be the witnesses. दे शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस. बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है? जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो उसका हस्बैंड या वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं, नॉट दैट पर्सन. आफ्टर दैट जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, सेक्शन 121. नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट. मतलब कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर आने के बाद, मतलब दैट इज़ एन एक्सेप्शन. अदरवाइज वो जज को हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते. अगर ऊपर से कोई स्पेशल ऑर्डर आया है फ्रॉम सम स्पेशल कोर्ट, फ्रॉम एनी हायर कोर्ट, मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ऑर्डर आया है फ्रॉम हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, तो फिर उस जज को आंसर देना पड़ेगा ऑन सम स्पेशल ऑर्डर, अदरवाइज ही इज़ नॉट लायबल टू आंसर. कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज. अभी दो इंसान हैं जिनकी शादी हुई है, ए एंड बी, देयर हस्बैंड एंड वाइफ. तो मैरिज के ड्यूरिंग द मैरिज अगर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो वो डिस्क्लोज करने के लिए उनको कंपेल नहीं किया जा सकता. दे आर नॉट लायबल टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, nor they shall be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consent, except in suit between married person or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against other person. मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने कोई क्राइम किया है तो फिर उनको उन दोनों के बीच में हुई हुई बातों को कोर्ट में रखना पड़ेगा एज अ टेस्टिमोनी. अदरवाइज कोई भी उनको कंपेल नहीं कर सकता कि ड्यूरिंग द मैरिज उनमें जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो उनको डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी कंपेल नहीं कर सकता. सेक्शन 123. एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट. नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड. अगर कोई अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से तुमने कोई एविडेंस डिराइव किया है तो कोई भी तुमको कंपेल मतलब क्या, ज़बरदस्ती करना या फोर्स करना, बोलना कि इसको एविडेंस के तौर पे तुम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो. तो अगर अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से अगर कोई डेटा मिला है तो कोई भी तुमको उसको प्रोड्यूस करने के इन फ्रंट ऑफ कोर्ट बोल नहीं सकता है. सेक्शन 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन. अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर को
कोई पब्लिक ऑफिसर के पास कोई ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल डेटा है या इन्फॉर्मेशन है तो कोई भी वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए उस ऑफिसर को मजबूर नहीं कर सकता, विच इज़ स्पेसिफिकली इन पब्लिक इंटरेस्ट। इफ़ इट इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट तो फिर उसका डिस्क्लोजर तुम बोल सकते हो, अदरवाइज अगर उसके वजह से पब्लिक इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है या पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र करेगा तो यू कैन नॉट कंपेल हिम। इंफॉर्मेशन एज टू commission of offences 125, no magistrate or public officer shall be compelled to say when he got an information as to commission of an offence। मतलब किसी भी पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को तुम कंपेल नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ना ही किसी रेवेन्यू ऑफिसर को ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, किसी भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लेजर, वकील को तुम परमिट नहीं कर सकते कि तुम उनके क्लाइंट का डेटा डिस्क्लोज करो अनलेस द क्लाइंट एक्सप्रेसेस द कंसेंट। मतलब अगर क्लाइंट का कंसेंट है तो वो डिस्क्लोज करेंगे, जब तक कंसेंट नहीं है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते एनी इन्फॉर्मेशन जो उनको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब क्लाइंट ने उनको उस केस में इन्वॉल्व किया था तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन मिली तो वो इन्फॉर्मेशन कोई भी बैरिस्टर, प्लेजर, अटॉर्नी, वकील डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिना क्लाइंट के परमिशन के। पहले क्लाइंट का परमिशन लो एंड इफ़ द क्लाइंट सेज येस देन ही कैन डिस्क्लोज प्रोवाइडेड दैट नथिंग शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है? अगर ये इलीगल पर्पस था कोई क्लाइंट का और वो बात अगर छुपाने बोल रही है तो फिर इन दैट केस वो डिस्क्लोज कर सकता है क्योंकि इलीगल पर्पस था। या फिर कोई भी फैक्ट जो बैरिस्टर, प्लेजर, अटॉर्नी या वकील को लगता है कि विच में लीड टू क्राइम और फ्रॉड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कि उसके वजह से कोई क्राइम या फ्रॉड हुआ है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो फिर वो चीज़ उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इवन इफ ही डज नॉट हैव द परमिशन ऑफ क्लाइंट देन ऑल्सो ही विल हैव टू डिस्क्लोज। To apply to interpreters, the provision of section 126 shall apply to interpreters and the clerk or servant of barrister, pleasure, attorney and वकील, कि उनके नीचे जो उनके सर्वेंट्स है, क्लर्क्स है, इंटरप्रेटर्स हैं, उनको भी ये प्रोविज़न एज इट इज़ अप्लाई होती है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स, अगर किसी लीगल एडवाइज़र के साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ है ऑफ एनी क्लाइंट तो फिर उस लीगल एडवाइज़र को कंपेल नहीं किया जा सकता टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी और रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, नो विटनेस हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ सूट, मतलब ऐसा कोई विटनेस जो वो सूट का पार्टी नहीं है तुम उसको कंपेल कर नहीं सकते कि वो उसकी टाइटल डीड्स या उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करे, और एनी डॉक्यूमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड्स अ प्रॉपर्टी, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो कोई प्रॉपर्टी हेल्ड करता है एज अ प्लेजी और मॉर्गेजी, और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम। क्रिमिनेट हिम मतलब उसके अगेंस्ट ही क्राइम का चार्ज लग जाएगा, चार्ज्ड विथ क्राइम। तो उस केस में जो पर्सन पार्टी टू दैट केस नहीं है उस पर्सन को तुम कंपेल नहीं कर सकते अनलेस उसने खुद ने अग्री किया इन राइटिंग कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा या वो डीड प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। नो वन शैल बी कंपेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी पर्सन को तुम फोर्स नहीं कर सकते टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट जो उसके पोजेशन में है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो वो उसके कंट्रोल में है, which any other person would be entitled to refuse to produce, जो नॉर्मली कोई भी पर्सन जिसके पोजीशन में वो हो सकता, नॉर्मली जो पर्सन मतलब रिफ्यूज़ करेगा उसको तुम कंपेल नहीं कर सकते टू प्रोड्यूस अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन, अनलेस उसने खुद ने अग्री किया है, कंसेंट दिया है कि वो प्रोड्यूस करेगा। अगर खुद का परमिशन है तो यू कैन कंपेल हिम, अदरवाइज यू कैन नॉट कंपेल हिम टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन। Witness not excused from answering on ground that answer will criminate. Witness shall not be excused from answering any question as to matter relevant to the matter in issue in a suit or in civil or criminal proceeding. मतलब तुम उसको excuse नहीं कर सकते from any suit, civil या criminal, on the ground that answer to such question will criminate. Criminate मतलब क्या? उसके ऊपर ही क्राइम का चार्ज लग जाएगा। ये रीज़न की वजह से तुम किसी को विटनेस बनने से नहीं रोक सकते। और मैं लेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट, सेम थिंग।
such witness or it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty for forfeiture of any kind. Provision क्या है? Provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution. जहाँ उसको तुमने बोला है कि उसको आंसर देना पड़ेगा, that shall subject him to any arrest or prosecution, ऐसा तुम उसके ऊपर अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन नहीं लगा सकते और भी proved against him in criminal proceeding except, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर. मतलब उसने अगर झूठा एविडेंस दिया है तो फिर उसके अगेंस्ट चार्ज लगाओ, उसको क्रिमिनेट करो, बट अदरवाइज अगर वो खुद से डेटा दे रहा है इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि उसके वजह से उसको क्रिमिनेट किया जा सकता है, फिर भी अगर उसने दिया है तो फिर अब तुम उसको अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते. अकॉम्प्लिस, एन अकॉम्प्लिस मीन्स गिल्टी एसोसिएट और पार्टनर इन क्राइम. मतलब एक क्राइम हुआ, जो पकड़ा गया उसके साथ जो पार्टनर है, दोनों ने मिलके किया, तो दूसरा पर्सन उसको अकम्प्लिस मानेंगे, या किसी भी तरीके से वो उस क्राइम में उसके साथ एसोसिएटेड था. ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस, उसको तुम विटनेस बना सकते हो अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन. अक्यूज्ड पर्सन मतलब हमारी केस में ए जो पकड़ा गया. एंड अ कॉन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकॉर्बोरेटेड टेस्टिमोनी ऑफ एन अकम्प्लिस. नाउ व्हाट इज अनकॉर्बोरेटेड? कॉर्बोरेटेड मतलब सपोर्ट करना, मतलब यहाँ अनसपोर्टेड टेस्टिमोनी थी तो उसको हम इलीगल नहीं मानेंगे. एग्जाम्पल क्या हो गया? एक पुलिस वाले ने क्या किया? एक्टिंग किया, एक ट्रैप बिछाया ब्राइब लेने का, ताकि वो जो गिवर है उसको पकड़ सके. तो दिस इज़ नॉट अकम्प्लिस, मतलब उसने कुछ गलत नहीं किया इसमें, दिस वॉज अ ट्रैप, तो उस चीज़ को हम इलीगल नहीं मानेंगे. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. इट कवर्स सेक्शन नंबर 135 to 166. इसमें बोला है कि नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एक्ट. ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया है कि इतने विटनेस होना हो, सो देयर इज नो नंबर. सेक्शन 135, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. ऑर्डर शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली. और अगर लॉ नहीं है स्पेसिफिकली कोई, तो बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. Just to decide as to admissibility of evidence, section 136. When either party proposes to give evidence of any act, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what matter the alleged fact मतलब supposed, which was supposed to be presented, if proved would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact is proved and would be relevant and not otherwise. अगर फैक्ट को प्रूव करना ज़रूरी था तो जो भी पार्टी प्रपोज करना चाहती है, द जज विल कंसिडर इट्स एडमिसिबिलिटी, इट्स रेलेवेंसी, एंड देन इट विल एडमिट द फैक्ट. टू एडमिट अ फैक्ट इट शुड बी रेलेवेंट, ये हमने थर्ड मॉड्यूल में देखा था. इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल, अगर एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, मतलब तुम्हारा जो एविडेंस है वो कब एडमिसिबल होगा? जब तुम कोई दूसरा फैक्ट प्रूव करोगे, तो सच लास्ट मेंशन्ड फैक्ट मस्ट बी प्रूव. तो अब ये जो फैक्ट है इसको तुमको प्रूव करना पड़ेगा, जब तक तुम इसको प्रूव नहीं करोगे ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं बनेगा. इफ़ द रेलेवेंसी ऑफ वन एलिग्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर एलिज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, अब ये फैक्ट पहले प्रूव हो गया, द जज में इन हिज डिस्क्रिशन आइदर परमिट एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट. क्या हो गया? पहला फैक्ट पहले प्रूव हो गया दूसरे के बिना ही, तो अब वो जज पर डिपेंड करता है कि वो परमिट करता है ऐसा या नहीं. इफ़ इट डजंट परमिट तो तुमको ये वाला फैक्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रूविंग दिस एविडेंस विल ऑल्सो वर्क. एग्जामिनेशन इन चीफ, सेक्शन 137. अब यहाँ 3 टाइप के एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन. डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ. मतलब केस चल रहा है ए और बी के बीच में, अब ए ने किसी विटनेस को बुलाया और ए एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम. एग्जामिनेशन कौन कर रहा है कोर्ट में? जिसने उसको बुलाया, दैट इज डायरेक्ट एग्जामिनेशन. अगर एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी कर रही है बाय द एडवर्स पार्टी, तो हम उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलेंगे. द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस
अगर सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब दूसरी पार्टी ने एग्जामिनेशन करने के बाद अगर पहली पार्टी फिर से एग्जामिनेशन कर रही है तो दैट इज़ री एग्जामिनेशन। डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्या हुआ, जिस पार्टी ने बुलाया उसने एग्जामिन किया अगर विटनेस को तो दैट इज़ डायरेक्ट एग्जामिनेशन। जिस पार्टी ने बुलाया, एक पार्टी ने बुलाया बट अगर दूसरी पार्टी ने एग्जामाइन किया तो दैट इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड री एग्जामिनेशन इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद अगर जिस पार्टी ने बुलाया उसने एग्जामिन किया तो दैट इज़ री एग्जामिनेशन। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस, पहले तो विटनेस को एग्जामाइनिंग चीफ हो सकता है, मतलब पहले तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हो सकता है, अगर एडवर्स पार्टी को चाहे तो फिर वो क्रॉस एग्जामाइन कर सकती है। देन अगर फिर से तुमको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो फिर री एग्जामाइन करो, मतलब अगर ए ने बुलाया तो ए क्या करेगा, पहले खुद क्वेश्चन करेगा, एग्जामाइन करेगा। अगर एडवर्स पार्टी को लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुट करना चाहता है तो वो इसको क्रॉस एग्जामाइन करेगी, और फिर से इफ़ यू वांट तो तुम उसको री एग्जामाइन कर सकते हो, दैट इज़ री एग्जामिनेशन। मतलब ए विल डू इट अगेन। एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट, it should be of relevant fact, but the cross examination need not be confined to the fact to which the witness testified on his examination in chief, need not be confined to the fact which have been dealt in direct examination, मतलब cross examination में दूसरे facts भी include हो सकते हैं। direction of re-examination, re-examination shall be directed to the explanation of matter referred to in cross examination, मतलब जो cross examination में already discussed matter है उसको रेफ़र करना, दैट इज़ री एग्जामिनेशन। तुम उसी चीज़ को री एग्जामाइन कर रहे हो विच हैज़ ऑलरेडी बिन एग्जामाइन इन क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड इफ़ न्यू मैटर इज़ बाय परमिशन ऑफ द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन, मतलब नॉर्मली न्यू मैटर री एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि तुम क्रॉस एग्जामिनेशन में जो मैटर है उसी को री एग्जामाइन कर रहे हो, बट अगर कोई न्यू मैटर करना है तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट तुम कर सकते हो। इन दैट केस फिर से जो एडवर्स पार्टी है वो फर्दर क्रॉस एग्जामाइन कर सकती है, लाइक जो नॉर्मली होता है कि एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन फिर री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन में तुमने न्यू मैटर इंट्रोड्यूस किया तो इट विल बी लाइक अ डायरेक्ट एग्जामिनेशन और फिर से तुम उसको क्रॉस एग्जामाइन कर सकते हो। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, अभी किसी पर्सन को बुलाया था और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला। A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross-examined unless and until he is called a witness। मतलब सिर्फ किसी पर्सन को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया था तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ विटनेस का ही होता है, एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। विटनेसेस टू कैरेक्टर, विटनेसेस टू कैरेक्टर में भी क्रॉस एग्जामाइंड एंड री एग्जामाइंड अलाउड है। लीडिंग क्वेश्चन, any question suggesting the answer which the person pooling it wishes or expects to receive is called a leading question when they must not be asked। leading question क्या बोला हमने, any question suggesting the answer, any question जो आंसर सजेस्ट कर रहा है which the person pooling it wishes or expects to receive, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए का विटनेस है बी है, अभी बी ने क्वेश्चन पुट किया एंड क्वेश्चन इस तरीके से विटनेस को पुट किया कि उसमें आंसर वो क्या एक्सपेक्ट करता है उसमें आंसर का सजेशन भी है, तो दैट इज़ लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जा सकता, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी, अगर एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया है, बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन अ चीफ और इन अ री एग्जामिनेशन, मतलब अगर एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया है तो फिर वो क्वेश्चन को हम एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अभी मतलब ए का विटनेस है, ए ने कुछ क्वेश्चन रखा दैट इज़ लीडिंग क्वेश्चन जहाँ वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, बी ने क्या किया उसको ऑब्जेक्ट किया, एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया, तो वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट, अगर ऑब्जेक्ट हो गया इफ़ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी तो फिर वो क्वेश्चन को हम फिर से नहीं पूछ सकते, मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, फिर तुम उसको कब पूछोगे, एक्सेप्ट ऑब्जेक्शन लगने के बाद, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, फिर तुमको परमिशन ऑफ कोर्ट लेके ही तुम वो क्वेश्चन पूछ सकते हो।
कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन, फिर कोर्ट परमिट करेगा कब? एज टू मैटर विच आर इन इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड और विच इन इट्स ओपिनियन बिन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड। अगर कोर्ट को लगता है कि जो मैटर है वो इंट्रोडक्टरी है या अनडिस्प्यूटेड है तो कोर्ट अलाउ कर जाएगा। When they may be asked, they may be asked in क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में हम पूछ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि ए का विटनेस था एंड बी ने क्या किया, उसको लीडिंग क्वेश्चन पूछा, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में तो चलता है। बट अगर फिर वो एडवर्स पार्टी ने उसको ऑब्जेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद वो एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता। तो इट इज़ आस्क्ड ओनली इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सो यहाँ हमारा ये वाला पॉसिबल नहीं बनता है एंड वी विल गो बैक टू दिस वन। गेटिंग इट? एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। अगर किसी विटनेस को बोला गया अंडर एग्जामिनेशन कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में कोई डॉक्यूमेंट में तुमने राइटिंग में लिखा था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को, तो हम उसको बोल सकते हैं वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो। एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है टू सच एविडेंस बीइंग गिवन until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called witness to give secondary evidence। अगर ओरिजिनली देना है तो you can give the secondary evidence। Explanation: a witness may give oral evidence of statement made by other person but the content of document if such statements are in themselves relevant facts। Cross examination as to previous statements in writing। किसी भी विटनेस को जिसने प्रीवियस स्टेटमेंट्स दिया है उसको क्रॉस एग्जामाइन कर सकते। प्रीवियस स्टेटमेंट्स जो राइटिंग में थे और रिड्यूस्ड इन राइटिंग एंड रिलेवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम। मतलब पहले जो उसने बोला वो चीज़ को हमने राइटिंग में नोट किया, अब वो चीज़ उसको बिना बताए उसको फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता। But if it is intended to contradict him by the writing, his intention must, before the writing can be proved, be called to those parts of which it are used to for the purpose of contradicting him। Questions lawful in cross-examination. When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions herein before referred to, be asked any of the question which tend to। क्रॉस एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन को हम लॉफुल मानेंगे? जहाँ तुम उसका वेरासिटी टेस्ट कर रहे हो। नाउ व्हाट इज़ वेरासिटी? वेरासिटी मतलब कि उसके ट्रुथ बोलने की हैबिट तुम अगर टेस्ट कर रहे हो, मीन्स इज ट्रूथफुलनेस, उसकी सच्चाई टेस्ट करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दैट इज़ अलाउड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। टू डिस्कवर हु ही इज़ एंड व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ, उसका लाइफ में पोजीशन क्या है, और टू shake his credit by injuring his character although the answer to such question might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or directly indirectly to expose him to a penalty or forfeiture। या तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना जिससे उसने कोई क्राइम किया हो ये पता चले, so that is allowed in cross examination। provided that in a prosecution for rape or attempt to commit rape, जहाँ क्वेश्चन रेप का है या अटेम्प्ट टू कमिट रेप, इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू पुट क्वेश्चंस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूटर एज टू हर जनरल इमोरल कैरेक्टर, कि उसके जनरल इमोरल कैरेक्टर को लेके क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। सो दैट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग्स, ये पॉइंट हमने कवर किया है ऑलरेडी। आई थिंक द पॉइंट हैज़ बीन रिपीटेड। कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है विच रिलेट्स टू मैटर नॉट रिलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, मतलब कोई ऐसा मैटर है जो रेलेवेंट नहीं है एंड उस पर कोई क्वेश्चन आया है, एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजोरिंग द कैरेक्टर। एक्सेप्ट वो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिससे विटनेस का कैरेक्टर इंजर होता है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस केस में विटनेस को कंपेल करना है या नहीं टू आंसर, क्योंकि मैटर इज़ नॉट रिलेवेंट एंड उसके वजह से विटनेस की क्रेडिट को या उसके कैरेक्टर पे इफेक्ट आ सकता है। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो क्वेश्चन सामने रखना है या नहीं, एज इट थिंक्स फिट। इट मे वार्न द विटनेस दैट ही इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर इट, मतलब कोर्ट पहले ही विटनेस को बोल देगा कि उसके लिए ये आंसर करना ज़रूरी नहीं है या उसके लिए वो कंपलसरी नहीं है। ऑब्लाइज्ड मीन्स नॉट कंपलसरी, कि द मैटर इज़ नॉट कंपलसरी फॉर हिम।
The court shall have regard to the following consideration. Now, what are the consideration? Such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to credibility of the witness on the matter to which it testifies. उसके character या credibility पे question आएगा, या ऐसे question improper है if the imputation in which they convey relates to matter so remote to time or of such character that the truth of the imputation would not affect. मतलब उसके वजह से केस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब द मैटर इज़ या क्वेश्चन पुट इज़ इररिलेवेंट टू द केस, बट इट विल अफेक्ट द ओपिनियन, it will affect as per the opinion of the court the credibility of the witness on the matter to which they testify. Such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the witness character and importance of evidence. अगर बहुत disproportion है कि उसके वजह से जो विटनेस के कैरेक्टर पे फ़र्क पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है अगेंस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस, तो वो क्वेश्चन कोर्ट बोल सकता है कि इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू आंसर. फोर्थ पॉइंट, कोर्ट में इफ इट सीज फिट ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रेफ्यूजल टू आंसर द इन्फेरेंस दैट द आंसर इज गिवन would be unfavorable. Question not to be asked without reasonable grounds. No such question as is referred to in section 148 out to be asked, जो हमने ऊपर देखा, unless the person asking it has reasonable grounds. ये ऐसे क्वेश्चन कोर्ट पूछने भी नहीं देगा अगर उसमें कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स है जो कोर्ट को लगते हैं फॉर थिंकिंग दैट द इम्प्यूटेशन विच इट कन्वेज इज वेल फाउंडेड. प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीन आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स. अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसे क्वेश्चन है जो कि विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, मतलब ज़रूरी नहीं थे फिर भी पूछे जा रहे हैं बाय एनी बैरिस्टर, प्लेजर, वकील और अटॉर्नी, तो वो क्या करेगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट करेगा, ऐसे केसेस को रिपोर्ट करेगा टू द हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटी टू विच सच बैरिस्टर, प्लेजर, वकील और अटॉर्नी इज द सब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पोजीशन. कि अगर उन्होंने ऐसे अनरीजनेबल क्वेश्चंस पूछे तो हायर अथॉरिटी को हम उनके बारे में बताएंगे. Indecent and scandalous questions. कोर्ट में forbid any question or inquiries which is regarded as indecent or scandalous. मतलब जानबूझ के like a scandal, तुमने उसको scandal है वो, it is not proper, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, वो क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देगा और necessary action लेगा. Unless they relate to fact in issue or the matter necessary to be known in order to determine whether or not the fact in issue existed. क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे विटनेस की इंसल्ट होने वाली है या उसको चिढ़ आने वाली है, टू एनॉय हिम, जानबूझ के, तो इन दैट केस कोर्ट वो क्वेश्चन को स्टॉप कर सकता है. कोर्ट शैल फॉरबिड सच क्वेश्चन. एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी. अगर इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये चेक करने के लिए अगर कोई क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, when a witness has been asked to answer any question which is relevant, भले ही question relevant है to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him. अगर सिर्फ उसका कैरेक्टर चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऐसा कोई एविडेंस हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो उसके कैरेक्टर से कॉन्ट्राडिक्टरी हो. बट इफ़ ही आंसर्स फॉल्सली, बट अगर उसने एविडेंस में फॉल्स आंसर किया है तो फिर उसको फॉल्स एविडेंस के लिए चार्ज कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट बिफोर ऑल्सो. अगर किसी विटनेस को एक्सेप्शन है, इफ़ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वॉज प्रीवियसली कॉन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम एंड ही डिनाइज इट, एविडेंस में बी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कॉन्विक्शन. अगर स्पेसिफिकली उसको पूछा है कि उसने पहले कोई क्राइम किया था कि उसने अगर मना किया तो फिर एविडेंस देना पड़ेगा. यू कैन नॉट कीप क्वेश्चनिंग हिम और कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम, क्योंकि उसके वजह से उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है. इट कैन लीड टू इंजूरी टू हिज कैरेक्टर, तो फिर तुम वो नहीं करोगे अनलेस अ एविडेंस हैज़ बिन प्रोवाइडेड. बट अगर उसने झूठ बोला कि उसके अगेंस्ट कोई अभी तक केस हुआ नहीं है, ही हैज़ नॉट कॉन्विक्टेड एनी क्राइम, और वो बाद में पता चला तो फिर उसको फॉल्स एविडेंस के लिए चार्ज किया जाएगा. Exception 2, if a witness is asked any question tending to impeach his impartiality and answers it by denying the fact suggested, he may be contradicted. अगर ऐसे लग रहा है कि कुछ उसने मतलब पार्शली आंसर किया है, मतलब impeach his impartiality मतलब
पार्शली आंसर किया है तो फिर भी अगर वो फैक्ट को डिनाई कर रहा है तो फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस. कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिप्शन permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. मतलब direct examination की बात है, ये allowed है. Nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of the evidence of such witness. Obviously जिस पार्टी ने विटनेस बुलाया वो पार्टी उसको क्वेश्चन कर सकती है, दैट इज डायरेक्ट एग्जामिनेशन, और बाद में उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है बाय द एडवर्स पार्टी. इम्प्रीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस मतलब उसकी विटनेस की क्रेडिट को ख़राब करना. इम्प्रीच करना मतलब उसकी जो क्रेडिट है या उसका जो कैरेक्टर है उस पर क्वेश्चन पुट करना. दैट इज इम्प्रेजिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस. क्रेडिट ऑफ विटनेस में बी इम्प्रीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम. कैसे इम्प्रीच किया जा सकता है? बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे आर फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट. अगर तुम प्रूफ कर सकते हो बाय एविडेंस कि उनके नॉलेज में है कि विटनेस अनवर्दी है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट मतलब ही इज़ नॉट अ इंटीग्रिटी वाला पर्सन जिस पे भरोसा किया जाए. बाय प्रूफ करके कि विटनेस हैज़ बिन ब्राइब्ड, कि जो तुम्हारा विटनेस है ही हैज़ बिन ब्राइब्ड या उसने कोई ब्राइब एक्सेप्ट किया है, तो ऑब्वियसली उसका जो एविडेंस रहेगा वो पार्शियल रहेगा. अगर ये प्रूफ कर दिया तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. बाय प्रूविंग द फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज़ लायबल टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड. एक इलस्ट्रेशन दिया है, ए ने बी को सू किया फॉर द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी. ए ने बी के ऊपर केस क्यों किया कि उसको गुड सोल्ड हुए थे, डिलीवर भी हुए थे, बट उसने प्राइस पे नहीं किया. सी सेज दैट ही डिलीवर्ड द गुड टू बी. अब सी बोल रहा है कि सी ने गुड्स डिलीवर किए थे. एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ऑन अ प्रीवियस ओकेजन ही सेड दैट ही हैड नॉट डिलीवर्ड गुड्स टू बी. अब एविडेंस क्या मिले कि पहले ए ने बोला था कि उसने गुड्स नहीं दिए थे, तो ये जो पहला एविडेंस मिला था उसको हम एडमिसिबल मानेंगे एंड फिर ए की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा. That will lead to impeaching credit of witness. Credibility will be in question. Question tending to corroborate evidence of relevant fact admissible. When a witness whom it is intended to corroborate मतलब जो supporting है, he gives evidence of any relevant fact और उसने अगर कोई evidence दिया of a relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate testimony of the witness as to the relevant facts which he testifies. Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to the same fact. In order to corroborate the testimony of witness, मतलब उसका support देखने के लिए कि how much he is ready to confirm करने के लिए any former statement made by such witness relating to same fact shall be taken into consideration. कि अगर उसने और भी कोई statement दिया है relating to the same fact उसको consider करना है before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. What matter may be proved in connection with proved statement relevant under section 32 or 33. Whenever any statement relevant under section 32 or 33 is proved, अगर कोई statement prove होता है, all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it, या तो उसको contradictory या तो supporting, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination of the truth the matter suggested. Refreshing memory. A witness may, while under examination, जहाँ विटनेस पे कोई एग्जामिनेशन चल रहा है, ही कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी, मतलब मेमोरी को रिफ्रेश करके वो आंसर दे सकता है बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन कंसर्निंग विच ही इज़ इन क्वेश्चन. मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन को लेके उसको याद नहीं आ रहा है तो ही विल रिफ्रेश हिज मेमोरी एंड देन ही विल आंसर द क्वेश्चन, और सो सून आफ्टरवर्ड्स या तो वो राइटिंग में जो है तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है. कोर्ट कंसिडर इट लाइकली दैट द ट्रांजैक्शन वॉज एट दैट टाइम फ्रेश इन हिज मेमोरी.
Witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid if when he read it knew is to be correct. या विटनेस क्या कर सकता है, अगर उसको याद नहीं आ रहा है वो ट्रांजैक्शन तो वो राइटिंग प्रोड्यूस कर सकता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट अगर उसको लगता है कि वो राइटिंग सही है, मतलब जो भी लिखा है, जो भी डॉक्यूमेंट वो प्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ करेक्ट. When witness make use of copy of document to refresh memory, जब वो किसी डॉक्यूमेंट का कॉपी यूज़ कर रहा है टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, तो उस केस में उसको पहले कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा टू रेफर टू अ कॉपी, क्योंकि वो कॉपी है नॉट ओरिजिनल. अगर कोर्ट को लगता है कि ओरिजिनल चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती, अगर सफिशिएंट रीजंस है तो कोर्ट कॉपी अलाउ कर सकता है. एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटीज़. एक्सपर्ट है अगर है कोई प्रोफेशनल है तो वो प्रोफेशनल ट्रीटीज़ रेफर करके उसकी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है. टेस्टिमोनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 159. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 159, although he has no specific recollection of the fact themselves, if he is sure that the fact were correctly recorded in the document. अगर he sure कि fact correctly document में record हुए थे तो he can, so there is no need of specific recollection of the fact, वो fact produce कर सकता है. He may also testify to fact mentioned in the document. राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी. जो भी राइटिंग यूज की गई है टू रिफ्रेश मेमोरी बाय द विटनेस, तो फिर जो एडवर्स पार्टी है उसके पास राइट है कि वो उस विटनेस के जो डॉक्यूमेंट्स है या जो भी राइटिंग्स है उसको क्रॉस एग्जामाइन कर सकता है. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट. जिस भी विटनेस को बोला है टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट जो उसके पोजीशन में है या पावर में है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा. ही विल हैव टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट टू द कोर्ट notwithstanding any objection which there may be to its production or its admissibility. The validity of any such objection shall be decided on by the court. उसकी validity, अगर कोई objection है if he is not bringing, तो फिर वो objection will depend on the validity of the court. मतलब court will decide कि वो objection सही है या नहीं, and if it sees fit may inspect the document unless it refers to matter of state or take other evidence to enable it to determine on its admissibility. Translation of document. If for such a purpose it is necessary to cause any document to be translated, court may, if it thinks fit, direct the translator to keep the contents secret unless the document is to be given in evidence. And if the interpreter disobeys his discretion, he shall be held to have committed an offence under section 166 of IPC, giving as evidence of document called for and produced on notice. When a party calls for a document which he has given the other party notices to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for such production, तो फिर in that case he is bound, मतलब it is compulsory for him, mandatory to give it as evidence if the party producing it requires to do so. Power of jury or assessor to put questions. अब जो भी जूरी है केस की या जो असेसर है उसके पास पावर है टू पुट द क्वेश्चन टू विटनेस थ्रू और बाय लीव ऑफ द जज विच द जज हिमसेल्फ माइट पुट एंड विच ही कंसिडर्स प्रॉपर, यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वॉज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस. जब कोई पार्टी रिफ्यूज़ करती है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करेंगी जो उसको बाय नोटिस बोला गया था कि उसको प्रोड्यूस करना है, बाद में उस डॉक्यूमेंट को वो एज अ एविडेंस यूज़ नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. एक बार तुमने रिफ्यूज़ कर दिया तो अब फिर से यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट एज अ एविडेंस विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट या तो कंसेंट ऑफ अदर पार्टी. जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन. जज अगर चाहे तो उसके पास पावर है कि वो क्या बोलेगा, डिस्कवर करेगा या ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, क्वेश्चन कर सकता है और किसी विटनेस को बोल सकता है कि जो भी फैक्ट है वेदर रेलेवेंट इररेलेवेंट, ही में ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग एंड नाइदर द पार्टी, फिर जो भी पार्टी है नॉर इज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन. अगर जज ने कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने बोला तो कोई भी पार्टी उसको मना नहीं कर सकती है, nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question, provided that the judgment must be based upon facts declared by his act to be relevant and duly proved.
प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट दिस सेक्शन शैल नॉट ऑथराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस। ये जो सेक्शन है ये जज को कोई ऐसी स्पेशल अथॉरिटी नहीं देता कि वो विटनेस को कंपेल करे, फोर्स करे टू आंसर एनी क्वेश्चन और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विच सच विटनेस वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज। जहाँ विटनेस के पास राइट है टू रिफ्यूज अंडर सेक्शन 121 to 133 बोथ इंक्लूसिव, तो वहाँ पे कोर्ट उस विटनेस को फोर्स नहीं कर सकता टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, नॉर शैल द जज आस्क एनी क्वेश्चन विच वुड बी इम्प्रॉपर फॉर एनी अदर पर्सन टू आस्क अंडर सेक्शन 148-49, जो कि हमने देखा था कि अगर इतना रेलेवेंट मैटर नहीं है बट उसके वजह से विटनेस की कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ रहा है या उसकी क्रेडिबिलिटी पे, तो फिर इन दैट केस तुम उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। नॉर द जज शैल ही डिस्पेंस विद प्राइमरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन केस हियर इन बिफोर एक्सेप्टेड। After that, the last section, the third part of the module, improper admission or rejection of evidence. Section 167 talks about improper admission or rejection of evidence is not a ground for reversal judgment, कि अगर improper तरीके से कोई evidence को admit किया गया था या reject किया गया था, in that case हम फिर से reversal judgment के लिए उसको reason नहीं बना सकते. It is not a ground for reversal judgment for a new trial of the case if the court considers independently of the evidence improperly admitted. अगर कोर्ट खुद से independently कोर्ट को लगता है कि evidence improperly admit होने के वजह से फिर से न्यू ट्रायल की या रिवर्सल जजमेंट की ज़रूरत है, तो you can do it, otherwise not. There was evidence enough to justify the decision, or that if the rejected evidence had been admitted, it ought not have varied the decision. When therefore an appeal is grounded, तो जहाँ अपील हो रहा है ऐसे किसी केस पे जहाँ improper admission या rejection हुआ है एविडेंस का, on the improper exclusion or admission, the appellant जो अपील कर रहा है must be prepared to show not only that there have been an improper admission but that a mockery of justice has been thereby caused. मतलब ये तो प्रूफ करना ही है कि इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन हुआ था, बट ये भी प्रूफ करना है कि एब्सर्ड जस्टिस मिला था या एब्सर्ड जस्टिस कॉज हुआ था. ही विल हैव टू प्रूफ बोथ द थिंग्स, नॉट ओनली मतलब दोनों चीज़ें, नॉट ओनली इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन बट ऑल्सो एब्सर्ड मॉकरी. एब्सर्ड मतलब मॉकरी ऑफ जस्टिस हैज़ बिन देयर बाय कॉस्ट. और ये जो सेक्शन है ये दोनों केसेस में लगता है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल. सो आई होप यू अंडरस्टूड. ये काफ़ी बड़ा मॉड्यूल था एविडेंस का, हमने 3 पार्ट्स कवर किए. एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं फिर से. विटनेसेस 118 से 134, फिर विटनेसेस का एग्जामिनेशन एंड इन प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस. दोनों केस में होता है सिविल एज वेल एज क्रिमिनल. बड़ा टॉपिक था बट इंटरेस्टिंग था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.